मिसेस मेहता का बेटा पप्पू अभी अभी अंजू को यह खबर सुना गया था। शांति से अंजू का ना तो कोई भावनात्मक रिश्ता था, ना ही वो अंजू की कोई संबंधी थी। बस अंजू की दिनचर्या से शांति अदृश्य रूप से जुड़ी हुई थी। अंजू की सोच में असमय आकर शांति अंजू को अपने बारे में सोचने को मजबूर कर दिया करती थी। इसीलिए शांति की मौत से अंजू को धक्का तो नहीं लगा था, पर दिल में एक हलचल सी मच गई। अब अंजू इस नए मकान में रहने आई थी, तब सबसे पहले मकान की घंटी बजाने वाली शांति ही थी। आपको काम वाली चाहिए मेम साहब? शांति ने पूछा था। जवाब देने से पहले अंजू ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मोटा तगड़ा काला शरीर, चिपटी नाक और घुंघराले बालों की लटों से मांग से कान तक दोनों और बालों को गोलकार गुच्छे और बड़ी सी टिकली वाली बिंदिया से सजाकर चेहरा। अंजू सोच रही थी कि अपने घुंघराले लटों को गोलाकार गुच्छों में संवारने में शांति को कितना समय लगता होगा। मेम साहब, शांति ने अंजू को इस तरह अपनी ओर देखते पाकर मुस्कुरा कर टोका था। हाँ, काम वाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी। अनायास ही अंजू बोल गई। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम शांति है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहे तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए शांति लौट गई थी। अंजू नई थी, इसीलिए उसी रोज़ कॉलोनी की कई महिलाएं अंजू से मिलने आई थी, पर किसी ने भी शांति को काम पर रखने की मशवरा नहीं दिया था। शांति को कॉलोनी की सभी गृहिणियों पर विश्वास था, इसीलिए उसने अंजू को सलाह दी थी कि वो कॉलोनी की महिलाओं से पूछ ले। लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने शांति के विश्वास को गलत ठहरा दिया था। इस बात से पसीज गई थी अंजू, पर अगले ही क्षण मिसेज मेहता ने आत्मीयता से अंजू के कानों में बताया, मिसेज चटर्जी तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी, इस शांति की वजह से। अच्छा, पर क्यों? अंजू अगले ही क्षण शांति के प्रति कुछ कठोर सी हो गई थी। अरे, एक बरसाती रात मिस्टर चटर्जी उसे अपने स्कूटर पर घर छोड़ आए थे। बस इसी बात पर उस रात दोनों ने जमकर झगड़ा हुआ और श्रीमती चटर्जी ने मायके का रुख किया। मगर क्यों? अंजू को आश्चर्य हुआ था। इतना भी नहीं समझती? खोजती हुई मिसेस मेहता ने कहा था, वो चरित्रहीन है, पुरुषों पर डोरे डालने का प्रयास करती है। पर क्या शांति का पति नहीं है? अरे है, क्यों नहीं है। हट्टा कट्टा पति है, कलमुही का। रिक्शा चलाता है, पर इसे संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, तभी तो मुंह मारती फिरती है। मिसेज मेहता ने गंदा सा मुंह बनाते हुए स्पष्ट किया। इतने सारे लोगों की एक सी प्रतिक्रिया थी शांति के बारे में कि अंजू के लिए उसे काम पर रख माना संभव नहीं हुआ। अगले रोज शांति पूछने भी आई थी, मेम साहब क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जब होगी तो बताऊंगी। कहते हुए अंजू ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। अंजू को डर था कहीं शांति पीछे ही न पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात तक करने में अंजू डरती थी। कुछ दिनों बाद शांति फिर आई थी। गिड़गिड़ाती हुई बोली थी, मेम साहब, मेरे बेटे को कैंसर है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं अगर जल्दी ऑपरेशन हो गया तो बच्चा बच जाएगा। मुंबई ले जाना है इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में काम है, कैसे जमा कर पाऊंगी इसके इलाज के लिए पैसा? अगर आप भी काम दे दे तो। तुम्हारा पति भी कम तो कमाता है? मेम साहब, कमाता है, उसी की कमाई से तो घर चलता है, पर इतना ज़्यादा नहीं कमाता कि बच्चे के लिए कुछ बचा सके। तभी तो मैं भी काम करती हूँ। कहते कहते शांति की आंखें भर आईं। अंजू फिर पसीज गई थी, पर शांति पर विश्वास करने में वो हिचक रही थी। ऐसी औरतों का अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए
अंजू को बड़ी सफाई से शांति को रखने से इनकार करना पड़ा। तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं है कि उसे ऐसे ही दे दूं। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे। काम करने के लिए अंजू ने एक नौकरानी रख लेती, पर वो महसूस करती रहती कि वो कहीं न कहीं शांति के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो शांति के प्रति अपनी भावना या दुविधा को कह तो नहीं पाती थी, पर जब कभी शांति कहीं दिखाई दे जाती, अंजू की आंखें झुक जाया करती। वो मन ही मन शांति के प्रति गुनहगार को अपमानने लगी थी। अंजू के मन में घर की खिड़की से वह घर स्पष्ट दिखाई देता था जहाँ शांति काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस विदुर होम्योपैथिक डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा था। इसके अलावा 2 कुत्ते। वो तब तक काम करती रहती जब तक डॉक्टर डिस्पेंसरी पर न चले जाते। अंजू न चाहकर भी कई बार पर्दा खिसका कर डॉक्टर के घर झांकती रहती। पता नहीं शांति के क्रियाकलापों में उसे क्या दिलचस्पी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। अंजू हर रोज यह प्रयास करती कि शांति की एक झलक उसे दिख जाए। शांति कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में पानी डालते हुए, कभी कुत्तों को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते नजर आती। अंजू ने महसूस किया था कि डॉक्टर साहब की नज़र हर वक्त शांति के उन पुष्ट टांगों पर टिकी रहती थी जो साड़ी को ऊपर खींचकर खोसने से स्पष्ट दिखाई पड़ता था। अंजू को कई बार लगता था कि शांति का डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिससे संदेहास्पद कहा जा सके। एक दिन डॉक्टर साहब और शांति को ऊंची आवाज़ में बात करते सुनकर अंजू दौड़ती हुई खिड़की पर आई थी। देखा, डॉक्टर साहब पेड़ पौधों को सींच रहे थे और शांति सीढ़ियों पर बैठी सुबक रही थी। डॉक्टर साहब जोर जोर से कह रहे थे, तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ऐसे ही दे दूं। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने को आया जाया करो, तभी तो दवाई के पैसे वसूल होंगे, वरना मैं दवाइयाँ नहीं दे सकता। सोच लो, मेरे आदमी का गुस्सा तो आप जानते ही हो डॉक्टर साहब। रात को काम पर नहीं आ सकती। चटर्जी साहब की बीवी के झंझट के बाद से मैंने रात का खाना बनाने का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। तुम्हारी मर्जी, कहते हुए डॉक्टर साहब अंदर चले गए थे और शांति वहीं सीढ़ियों पर बैठी घंटों सुबकती रही। जब तक शांति वहां बैठी थी, अंजू अंदर जा नहीं सकती। पर्दे की ओर से वो लगातार उसे देखती रही थी। उसके बाद फिर कभी अंजू को शांति नहीं दिखाई दी। हर रोज कई बार वो खिड़की खोलकर शांति को तलाशती रहती, पर शांति ने डॉक्टर साहब के घर आना बंद कर दिया था। शांति के न आने से अंजू को कहीं किसी कमी का एहसास सा होने लगा था, पर कॉलोनी में शांति के न रहने से भी इसकी चर्चा निर्बत रूप से चल रही थी। इसीलिए अंजू की कमी थोड़ी बहुत उसके विषय में हुई बातचीत से पूरी हो जाती। अंजू को शायद शांति में दिलचस्पी इसीलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी गंदी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हो। कई बार अंजू का मन होता कि वो शांति के जीवन में झांक कर उसे करीब से देखे। उसे शांति से खूब बात करने की इच्छा होती, यह पूछने की भी कि उस दूसरे पुरुषों पर डोरे क्यों डालती है, पर शांति जैसी औरत से संपर्क रखने से लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यही सोचकर शांति से बात करने में अंजू का संकोच होता था। वैसे अब शांति से बात करने
का सवाल ही नहीं उठता था। वह कॉलोनी में किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। शांति का विषय धीरे धीरे कम होने लगा। अंजू भी महसूस करने लगी थी कि वो अब शांति के बारे में कम सोचने लगी है। पर अचानक एक रोज अंजू के पति ने बताया कि उन्होंने शांति को बड़े ही गंदे इलाके में देखा है। गंदे इलाके यानी अंजू समझ नहीं पाई थी। अंजू वास्तव में वो एक गंदी औरत ही थी। उसे मैंने एक वेश्या के रूप में देखा है। जहाँ और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है वह इस बात को सिद्ध करता है। पर तुम वहाँ कैसे गए? रोज ही गुजरना होता है उस गंदी बस्ती से। हमारे दफ्तर के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। अंजू के पति ने मासूमियत से कहा। अंजू ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की स्पष्टि थी कि वास्तव में शांति वैसी ही औरत थी जैसे उन लोगों ने सोच रखी थी। कभी कभार अंजू को भी लगता था कि कहीं शांति के बारे में गलत बातें करके वो कोई पाप तो नहीं कर रही है। पर अब उसे भी इस भय से मुक्ति मिल गई थी। चलो अच्छा ही हुआ जो हुआ, सही जगह पहुंच गई, वरना इस कॉलोनी को भी गंदा कर देती। मिसेज मेहता ने कहा। हाँ, छुट्टी मिली उस वेश्या से। मिसेज चटर्जी धीरे धीरे बुदबुदाई थीं। शांति का चरित्र सत्यवान होने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका विषय जोर शोर से इनके बातचीत का विषय बना रहा, पर धीरे धीरे कम हो गया। पर आज अचानक शांति के न रहने की खबर ने अंजू को विचलित सा कर दिया। अब प्रत्यक्ष रूप से अंजू के जीवन में शामिल रही शांति के न रहने से उसे एक खालीपन का एहसास होने लगा। शांति के अंतिम दर्शन के लिए जाने के को अंजू तत्पर हो उठी। मिसेस मेहता को किसी तरह मनाकर अंजू ने साथ लिया और शांति के घर चल दी। घर के आसपास लोगों का जमघट था। झोपड़े के बाहर शांति का शव बिना कफन के पड़ा था। सिरहने उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेस मेहता और अंजू को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। ये हुआ कैसे? मिसेस मेहता चेहरे पर ढेर सारे शोक भाव को दर्शाते हुए पूछ बैठी। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले यह मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ने का ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है और उसका दाखिला भी मुंबई के अस्पताल में करा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया था कि उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई। छाती में जोरों का दर्द उठा। लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे, पर रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। अंजू और मिसेज मेहता ने एक दूसरे की ओर चोर दृष्टि से देखा। अंजू को लग रहा था कि वो दोषी है। शांति की मौत के लिए उसे काम न देकर, उस पर अविश्वास करके, उसे गंदी औरत मानकर उसे गंदी औरतों बनाने में भी उनका ही हाथ रहा था। वरना शांति तो एक माँ थी, एक कैंसर रोगी बेटे की ममतामयी किंतु मजबूर माँ। चले, मिसेज मेहता का हाथ कसकर थामते हुए अंजू ने धीरे से कहा। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर शांति की ओर देखा। उसके हाथों में अब भी वो टेलीग्राम दबा हुआ था जो अंजू को मुंह चिढ़ा रहा था। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।